अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल जज एस्पिरेंट सिंध के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि आज 24 मार्च 2025 को एक एडवर्टाइजमेंट इशू हुई ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर क्या ये रियल है या फेक है, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी इस तरीके से ही हुआ था कि एक फ़ेक न्यूज़ चलाई गई थी, एक फ़ेक एडवर्टाइजमेंट जो है ग्रुप्स के अंदर शेयर की गई थी। तो आप सबको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये आगाही कर दूँ कि ये जो नोटिफिकेशन इशू हुआ ये हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने इशू किया 24 मार्च 2025 को। इसका वैलिड प्रूफ आपको कहाँ से मिलेगा कि जब आप हाई कोर्ट ऑफ सिंध की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको पोस्ट की जो है लिस्ट या फिर जो है आप कह सकते हैं कि एक हेडलाइन मिल जाएगी, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वाकई में वो जो न्यूज़ है आज की वो बिल्कुल रियल है। तो हमारे आज के इस लेक्चर का पर्पस ये है कि आज हम सिर्फ़ और सिर्फ ये डिस्कस कर लें कि इसका सिलेबस क्या है, साथ ही साथ ये डिस्कस कर लें कि एज रिलैक्सेशन कितनी है और इसके लास्ट डेट ऑफ अप्लाई तो आप सबको पता चल ही गया होगा नोटिफिकेशन के थ्रू। आज जो नोटिफिकेशन इशू हुआ 24 मार्च 2025 को, तो इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 21 अप्रैल 2025। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट कब हेल्ड होगी। तो मैं आप सबको बता दूं कि स्क्रीनिंग जो इसकी टेस्ट है वो विद इन 4 मंथ्स हेल्ड होगी। इट मीन्स के जुलाई या फिर अगस्त के अंदर टेस्ट हेल्ड होगी स्क्रीनिंग। ठीक है। सिंध के अंदर एक चीज़ ये याद रखें कि सिंध के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, फिर रिटर्न टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, फिर इसके सिलेबस की तरफ आगे चलेंगे। अब एक चीज़ याद रखें कि नोटिफिकेशन जो इशू किया गया उस नोटिफिकेशन के अंदर एक चीज़ क्लियर थी कि एज लिमिट कितनी है 21 से लेके 32 तक। फिर फर्दर ये बताया गया कि जो एज रिलैक्सेशन है वो 3 ईयर्स होगी। 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन होगी। 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन का मकसद क्या है कि बिलफर्ज अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसने 5 ईयर LLB प्रोग्राम पढ़ा और उसकी जो एज है वो 33 हो गई। अब 33 जिसकी एज हो गई, सो डेफिनेट सी बात है अगर वो हाई कोर्ट का एनरोल्ड एडवोकेट होगा, अगर वो हाई कोर्ट का एनरोल्ड एडवोकेट होगा, 2 ईयर्स उसकी एक्टिव प्रैक्टिस हो गई, तो उसको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगी वो टिल द एज ऑफ 35 मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। चाहे फिर वो बैरिस्टर हो, चाहे उसने लोकल जो है प्रैक्टिस की हो। ठीक है। फर्दर एक और क्वेश्चन ये रेज हुआ कि एक्टिव प्रैक्टिस का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्टिव प्रैक्टिस, एक्टिव प्रैक्टिस, और ये क्यों रखी गई। देखें, लास्टली जो हमारे पास स्टूडेंट्स थे 2022 के अंदर जो हमारा बैच था, उस बैच के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे फोकस कर रहे थे एकेडमिक्स की तरफ, थ्योरी की तरफ, प्रैक्टिस की तरफ किसी ने भी फोकस नहीं किया। जैसे तैसे करके उन्होंने जो है सीट अवेल कर ली। सीट पर बैठने के बाद उनको ये नहीं पता था चार्ज किस तरीके से फ्रेम करना है, डिस्चार्ज की पावर किस तरीके से यूटिलाइज करना है। इसी के साथ साथ अगर इंटरिम चालान आता है, इंटरिम चालान आने के बाद उस पर जो है किस तरीके से ऑर्डर करना है। ठीक है। या फिर इवन दो ऐसे भी जजेस थे कि जिनको ये नहीं पता था कि कोर्ट को हैंडल किस तरीके से करना है, कोर्ट रूम को। ठीक है। देखें, एक चीज़ याद रखें कि मैंने ये देखा कि जो इंटरव्यू है वो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर भी, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पर भी, और ये देखा जाता है क्या आप सिस्टम को फेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सिस्टम को किस तरीके से फेस करना। सिस्टम को इस तरीके से फेस करना कि आपके सामने 5 to 6 जस्टिस बैठे हुए हैं, जिसमें से एक चीफ है। अगर वो आपको उलझा देता है एक क्वेश्चन पर जो कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, और आपने उसको आंसर बिल्कुल एक्यूरेट 100% करेक्ट आंसर दिया, तो वो ये भी उलझा सकते हैं कि हमारी नज़र में तो ये सवाल गलत है। ये मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं। लास्टली जो हमारे कैंडिडेट्स सिविल जज बने तो उन्होंने हमें ये गाइड किया कि किस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन किस नेचर के होते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी बताया कि कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। खैर, हम फोकस करेंगे अभी स्क्रीनिंग और रिटर्न की तरफ। अच्छा, एक्टिव प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपकी 2 ईयर्स एक्टिव प्रैक्टिस मीन्स आपके पास हाई कोर्ट का लाइसेंस हो, और सेकेंडली आप
आपने एक्टिवली प्रैक्टिस की हो, लोअर कोर्ट्स के अंदर आपके नाम पे ऑर्डर्स पास हुए हैं। अब अगर स्लीपिंग एडवोकेट है जिसने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की, तो उसको जो है जस्टिस को कैसे पता चलेगा कि इसने प्रैक्टिस नहीं की? या फिर अगर बिलफर्ज उसने प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की और वो कहता है कि नहीं मैं इंटरव्यू भी क्लियर कर जाऊंगा, तो वो क्लियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो डिपेंड करता है उसके इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस के नेचर पर। तो खैर कहने का मकसद सिंपल इतना है कि आपने ये देखना है कि आपके पास हाई कोर्ट का लाइसेंस है या नहीं है, बस। जाहिर सी बात है, डेफिनेट सी बात है, अगर आपके पास जो है 5 to 6 ऑर्डर्स होंगे और 10 वकालतनामे होंगे जिस सर्टिफाइड सबमिट करवा कर ही आपने हाई कोर्ट का लाइसेंस होल्ड किया होगा। अच्छा, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। फर्दर फिर अब हम आते हैं किसकी तरफ कि हमारे पास क्वेश्चंस किस नेचर के आते हैं, सिलेबस क्या है, और सिलेबस की प्रिपरेशन इतने कम टाइम में की जा सकती है या नहीं की जा सकती, और हम आपको प्रिपरेशन कहाँ से करवाएंगे। देखें, एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास जो नोट्स प्रिपेयर हमने किए हैं लास्टली जितने भी पास पेपर्स थे उनको कंबाइन करके, तो स्क्रीनिंग के भी पास पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और रिटन के भी पास पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हम 70% फोकस करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट की तरफ, 30% फोकस करेंगे रिटन टेस्ट की तरफ। रिटन टेस्ट की तरफ फोकस कम इस वजह से करेंगे क्योंकि अभी हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करना है। अभी हमारा मोटिव किसको क्लियर करना है? स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करना है। स्क्रीनिंग टेस्ट कहाँ से जनरेट होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि जो हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट में 100 आपके क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 50 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। 50% आपकी होगी जनरल नॉलेज, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, और फिर साथ ही साथ आपका आ जाएगा पाक अफेयर्स, पाकिस्तानी स्टडीज़, ठीक है। और फिर लास्टली हमारे पास आ जाएगा एवरीडे साइंस और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इंग्लिश के अंदर क्या आ जाएगा? सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, प्रीपोजिशन, यानी कि जो हमारे पास कॉम्प्रहेंसिव राइटिंग होती है, कॉम्प्रहेंसिव राइटिंग भी हो सकती है। कॉम्प्रहेंसिव राइटिंग मींस के पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दिया जाएगा आपको, उस पैराग्राफ को आपने अच्छे से पढ़ा और फिर नीचे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आपने आंसर करना है। फिर फर्दर इसमें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर सेंटेंसेस भी हम आपको कवर करवा देंगे। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, ये कहाँ से कवर होगी? इस्लामियात, ये जर्नल होगी। अब ये आएगी आपकी, एक आप बुक ले लें कारवान की 2025 की अपडेटेड बुक ले लें, और मंथली मैगज़ीन ले लें, मंथली मैगज़ीन्स ले लें वर्ल्ड टाइम्स वालों का, ठीक है। लास्टली 2 मंथ्स के ले लें और हर मंथ लेते रहें जब तक आपका टेस्ट कंडक्ट नहीं हो जाता, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जनरल नॉलेज कवर होगी और करंट अफेयर्स कवर होगी। इंग्लिश कहाँ से कवर होगी? इंग्लिश के ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये कहाँ से कवर होंगे? आप जो है पाक अफेयर्स, वर्ल्ड टाइम्स वालों की एक बुक ले लें, वर्ल्ड टाइम्स की एक बुक आती है टू द पॉइंट के नाम से, ठीक है, टू द पॉइंट के नाम से एक बुक आती है वर्ल्ड टाइम्स की, वो ले लें। और एक बुक ले लें डिस्कवरिंग इंग्लिश, डिस्कवरिंग इंग्लिश के नाम से। ये 2 बुक्स ले लें तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश वहाँ से कवर हो जाएगी, और रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे हम उसको डिस्कस भी करते चलेंगे। अब ये जो आपका 50% सिलेबस है, अक्सर स्टूडेंट 80% स्टूडेंट इस पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करते, इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। वो कहते हैं हम लॉ के स्टूडेंट हैं, हम लॉ पर फोकस करेंगे और लॉ पे अगर हमने अच्छे से फोकस किया हम पास हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखें कि आपकी ग्रिप कितनी भी अच्छी क्यों ना हो लॉ पर, आप 50 आउट ऑफ 50 कभी भी नहीं उठा सकते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
अगर आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया तो आप मैक्सिमम इस पे दुक्के लगा लेंगे तो आपके 50 में से 12 टू 15 सही होंगे। जनरल नॉलेज और इंग्लिश करंट अफेयर्स ये वो चीज़ें हैं कि जो बेसिकली आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, लेकिन आती नहीं है। तो इसके लिए मैंने बुक्स भी रिकमेंड कर दी हैं, इसकी कैसे स्टडी करनी है ये हम रेगुलर क्लासेस के अंदर डिस्कस करते चलेंगे। फर्दर इसके बाद आता है लॉ। अब जो लॉ का पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं? इस पोर्शन के अंदर 30 से लेके 33 सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास मेजर एक्ट्स, माइनर एक्ट्स, स्पेशल लॉज सब के सब इंक्लूडेड हैं। लास्टली कहाँ से क्वेश्चंस आए थे वो भी मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन कल इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, कल से हम जो है पास पेपर जितने भी है वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो क्लासेस किस नेचर की होंगी? हमारे पास रेगुलर क्लासेस नेचर की होंगी, आपके पास एक जो है ग्रुप के अंदर एक लेक्चर आएगा जो HD फॉर्म में होगा, जिसकी एक्सेस सिर्फ और सिर्फ ग्रुप के स्टूडेंट्स तक होगी। वो लेक्चर लेने के बाद विद इन अ वीक आपका वेब जनरेटेड टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। दैट मीन्स कि आपका वेब जनरेटेड टेस्ट भी कंडक्ट होगा, आपके पास जो है नोट्स भी अवेलेबल होंगे। नोट्स अवेलेबिलिटी के साथ साथ आपको एक रेगुलर क्लास भी मिलेगी, और आपने बैरेक्स खुद भी पढ़ना है। जो लॉ हम पढ़ेंगे कल उसका टेस्ट होगा, या जो वीकली मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मंडे को उसका टेस्ट होगा। अब देखें क्या ये पॉसिबल है कि विद इन 4 मंथ्स हम सारे के सारे लॉज को कवर कर लें? बिल्कुल पॉसिबल है। अभी हम आते हैं किसकी तरफ, हमारे सिलेबस की तरफ। हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर आपके पास CRPC, CPC, QSO, PPC, उसके बाद लिमिटेशन एक्ट के साथ साथ फिर आ जाता है हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर आ जाएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बाद फिर आ जाएगा फैमिली कोड एक्ट, नाइनटीन 1964, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, फिर आ जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस SRPO, रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया। रजिस्ट्रेशन एक्ट के बाद आ जाएगा आपका कोर्ट फीस एक्ट, के बाद ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के बाद सिंध आर्म्स एक्ट आ गया। सिंध आर्म्स एक्ट, ये वो लॉज हैं जिन पर मैंने अच्छे से रिसर्च किए। रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला लास्टली जितने भी पास पेपर्स थे वो कहाँ से आए हैं और इस बार कहाँ से आ सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स मेजर एक्ट्स पर फोकस करते हैं, माइनर एक्ट्स पर फोकस नहीं करते, और स्क्रीनिंग बनती ही माइनर एक्ट से और स्क्रीनिंग बहुत टफ होती है। क्यों? क्योंकि जितना भी रश होता है स्टूडेंट्स का वो उन्हें मिनिमाइज़ करना होता है। हाई कोर्ट ऑफ सिंध को मिनिमाइज़ करने के लिए स्क्रीनिंग टफ देनी होती है। सिंध आर्म्स एक्ट के बाद सिंध इंटरेस्ट एक्ट भी कह सकते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ लोन्स, ऐसा कोई एक्ट है 2023 का, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा एंटी रेप ट्रायल 2021, उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट 1932, लैंड एक्विजिशन एक्ट,
लैंड एक्विजिशन एक्ट आ गया, साइबर लॉ 2016, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लास्ट टाइम सवाल आया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2010, FIA एक्ट 1974, नेब ऑर्डिनेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद आ जाएगा आपका नोटरी पब्लिक एक्ट, आ गया 1974 का है। उसके बाद आर्बिट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, फिर हो जाएगा इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के बाद फिर क्या आ जाएगा, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के साथ साथ फिर आ जाएगा हमारे पास जर्नल क्लासेस एक्ट, जर्नल क्लासेस एक्ट के बाद फिर आ जाएगा हुदूद लॉज, जूरिस्प्रूडेंस के बाद मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो ये आपके कितने लॉज बन गए, ये आपके नियर अबाउट कोई 32 लॉज बन गए, 30 से लेके 32 एक्ट्स बन गए। जिन एक्ट्स पर आपने वर्किंग करनी है वो वर्किंग किस तरीके से होगी, हमारी रेगुलर क्लासेस लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब पर आपकी ग्रिप करवा देंगे। अब ये सारे सब्जेक्ट हमने नियर अबाउट 2 टाइम्स पढ़ना है। हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, हमारे पास टाइम पीरियड जो हमारा बैच अनाउंस होने जा रहा है वो है 5 अप्रैल 2025 को, और टेस्ट कब होगी, ये टेस्ट होगी बिल 1 जुलाई के अंदर। तो हमारे पास 3 मंथ्स कंप्लीट मौजूद हैं। इन 3 मंथ्स के अंदर हम स्टार्टअप कहाँ से लेंगे, हम स्टार्टअप लेंगे, एक तो हमारी क्लास की जो छुट्टी है वो सिर्फ और सिर्फ संडे को हुआ करेगी, और संडे पर भी आपने काम क्या करना होगा, संडे पर भी आपने नियर अबाउट कोई 6 से 7 घंटे रिवीजन करनी है कि पूरे वीक में हमने पढ़ा क्या है। जो हम पूरे वीक में पढ़ेंगे वही आपने रिवाइज करना है संडे को। अच्छा, रूटीन क्या होगी आपकी, हमारी जो क्लास की टाइमिंग होगी वो होगी 1.5 आवर्स से लेकर 2 आवर्स की क्लास होगी। इससे हटके जो आप पढ़ेंगे वो आपकी सेल्फ स्टडी, जो हमारी क्लास में आप पढ़ रहे हैं वो सेल्फ स्टडी नहीं है, वो आप काउंट ना करें कि वो सेल्फ स्टडी है। अब हमने 3 मंथ्स के अंदर किस तरीके से कवर करना है इस कंप्लीट कोर्स को, ये अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना है क्या है, हमने माइनर एक्ट से स्टार्ट करना है और साथ में मेजर एक्ट भी पढ़ना है। हमारी क्लास के अंदर बिल फर्ज अगर हम रेगुलरली 30 to 50 सेक्शन मेजर एक्ट के पढ़ें, CRPC उठा लिया अगर हमने, और साथ में एक माइनर एक्ट पढ़ें, और माइनर एक्ट हम विद इन 2 days कवर करें, और CRPC अगर हमने उठाया तो CRPC हम विद इन 10 to 15 days कवर करें, तो इजीली हम जो है 15 माइनर एक्ट्स और 1 से 2 मेजर एक्ट्स 1 मंथ में कवर कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका लॉ का पोर्शन। अब अगर हम बात करें जनरल नॉलेज इंग्लिश की, तो हमारी इसकी क्लासेस किस तरीके से होंगी, इसको आपने कितना टाइम देना है, आपने मेजर एक्ट्स को माइनर एक्ट्स को टाइम कितना और कैसे देना है। लॉ की अगर हम बात करें तो आपने 2 से 3 आवर्स देने हैं एक मेजर एक्ट को, और आपने 2 आवर्स देने हैं किसको, माइनर एक्ट को। ठीक है, जो मैं अपना रोड मैप बता रहा हूँ, जिस रोड मैप से मैं आप स्टूडेंट्स को लेके चलूँगा आगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं अकेला पढ़ाने वाला नहीं होऊंगा, बीच में हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि 2022 से 2023 के बैच में आज जो है करंट मजिस्ट्रेट्स की पोस्ट पर बैठे हैं, जिसमें मेरे कुछ कज़न्स भी हैं, जिसमें मेरे जो है स्टूडेंट्स भी हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपको साथ ही साथ गाइड करते चलेंगे, और एटलीस्ट वो आपको बताएंगे, वो फिज़िकली नहीं आएंगे लेकिन वो ऑनलाइन ही हमें जो है गाइड प्रॉपर्ली करेंगे कि हमने किस तरीके से स्टडी करनी है, क्या हमने रोड मैप इख्तियार करना, कितने घंटों की स्टडी रिक्वायर होगी इसके लिए।
हमारे साथ वो इस वजह से फ़िज़िकल नहीं आ सकते क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो पोस्ट पर बैठे हैं और वो छुट्टी लेके वहाँ से हमारे लिए तो आएंगे नहीं। तो हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑटोमेटिकली कराची में ही हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जूम ऐप पे उनको ले लें या फिर जो है गूगल मीट पे उनको ले लें। अच्छा, 2 आवर्स आपने देना है किसको? माइनर एक्ट को। जब आपने 3 आवर्स दे दिया मेजर एक्ट को, 2 आवर्स दे दिए माइनर एक्ट्स को, तो ये बन गए आपके 5 आवर्स। 1 आवर आपने दे दिया किसको? जनरल नॉलेज को। 1 आवर आपने दे दिया किसको? इंग्लिश को। अब इसमें 1.5 आवर भी कर सकते हैं, 1.5 आवर भी कर लें। कितने घंटे हो गए? ये हो गए आपके 8 घंटे। 8 घंटे की टाइमिंग कैसे सेट करें, कब शुरू करें? अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि अभी जो प्रेशर आया होगा आप स्टूडेंट्स के ऊपर, तो स्टूडेंट्स का ये कहना होगा कि सर हम स्टार्ट कहाँ से लें? स्टार्ट आप कहाँ से लें? स्टार्ट आप वहाँ से लें जो बहुत ही ईजी कानून है। सबसे ईजी जो मेरी नज़र में, सबसे शॉर्ट जो मेरी नज़र में होता है वो क्या होता है? मैं स्टूडेंट्स को स्टार्ट कहाँ से करवाता हूँ? ईजीएस्ट जो लॉ है वो इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 सेक्शन है। एक दिन के अंदर ईजिली आप उसको कवर कर सकते हैं, एक दिन के अंदर। इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट उठा लिया, साथ ही साथ आपने सीआरपीसी उठा लिया, दोनों क्रिमिनल है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक मिस हो गया, वो था आपका जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। तो खैर, एक दिन के अंदर आप माइनर एक्ट को कवर कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया? अब आपने 8 घंटे की स्टडी की। 8 घंटे की स्टडी करने के बाद फिर आपने क्या करना है? फिर आपने मुझे कहना है ग्रुप में कि सर आप हमें जो आज हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वेब जनरेटेड टेस्ट या तो शेयर कर दें या फिर नोट्स से शेयर कर दें कि क्वेश्चंस बनेंगे कैसे, क्योंकि हम तो थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। और आधे से 1 घंटा हमारा डिस्कशन का भी होगा, जिसमें मैं आपसे पूछूंगा आपने आज क्या सीखा है। समझ रहे हैं? उससे क्या होगा? क्योंकि देखें, लॉ इज़ ऑल अबाउट डिस्कशन। जितना आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा लॉ आपको आएगा, और लॉ कभी भी किसी को पूरा नहीं आएगा। इवन दो मैं आज भी स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, आज से 10 साल बाद भी स्टूडेंट ऑफ लॉ ही रहूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि सिंपली हमने इस रोड मैप से चलना है। 5 अप्रैल आफ्टर ईद हम जो है क्या कर रहे हैं? ओरिएंटेशन क्लास देंगे आपको। ओरिएंटेशन क्लास देने के बाद हम प्रॉपर्ली एक मेजर एक्ट, एक माइनर एक्ट रेगुलरली बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जनरल नॉलेज और इंग्लिश को भी डिस्कस करते चलेंगे। इंग्लिश और जनरल नॉलेज को डिस्कस करने के लिए हमारे पास टाइम कम होगा, तो हम उसको, आपको मैंने बुक्स भी बता दी, आपको मैंने नोट्स भी बता दिए कि किस तरीके से आपने इसको कवर करना है। साथ ही साथ जब हम उसको रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये पोर्शन भी कवर हो जाएगा। लेकिन आपने इस पर फोकस ज़रूर रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको स्किप नहीं करना, या ये नहीं सोचना कि कर लेंगे बाद में। बाद वाली कहानी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि देखें बाद में ये पोर्शन ऐसा नहीं है जिसको निगलेक्ट किया जा सके। ये पोर्शन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जिसके बारे में आप ये सकेंगे बाद में कर लेंगे, ना ये पोर्शन ऐसा है और ना ही लॉ का पोर्शन ऐसा है। तो कहने का मकसद सिंपली इतना है कि आपने जितना हो सके टाइम देना है। आपका एक एक मिनट कीमती है, आपका एक एक घंटा, एक एक लम्हा कीमती है। अच्छा, दूसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुझे बात लगी, आज एक स्टूडेंट ने कॉल की, तो उसने कहा कि सर मसला ये है कि मैं अप्लाई करूं या ना करूं, बहुत ज़्यादा रश होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, नियर अबाउट कोई 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट्स तो अपेयर होंगे। देखें, आप ये ना देखें कि रश कितनी है, रश ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है, आपने ये देखना है कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। एक मैं बहुत ही अच्छी एग्जांपल दूंगा। एक स्टूडेंट था, एक टीचर था, उस टीचर ने क्या किया? उस टीचर ने 3 स्टूडेंट्स को तैयार किया। उसने क्या किया? उसने 3 स्टूडेंट्स को तैयार किया, 3 स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अच्छे से ट्रेनिंग दी, बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर दिया। ट्रेन करने के बाद उसने क्या किया? उस तीनों स्टूडेंट्स को एक दरख्त के सामने खड़ा कर दिया। दूर से एक दरख्त था, और सबको कहा कि उस दरख्त पे आपने निशाना लगाना है। भाई, निशाना किस पे लगाना है? निशाना बाज बैठा है उसकी आँख पे लगाना है। अच्छा, पहले स्टूडेंट से उसने पूछा आपको सामने क्या नज़र आ रहा है? उसने कहा सर मुझे एक बहुत बड़ा पेड़ नज़र आ रहा है, उस पर एक बाज बैठा हुआ है, बाज भी नज़र आ रहा है, बाज की आंख भी नज़र आ रही है। दूसरे स्टूडेंट से पूछा आपको क्या नज़र आ रहा है? उसने कहा सर मुझे बाज नज़र आ रहा है और बाज की आंख भी नज़र आ रही है। तीसरे स्टूडेंट से पूछा तो उसने कहा सर मुझे सिर्फ और सिर्फ बाज की आंख नज़र आ रही है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स कि फिर उसने क्या किया? उसने कहा कि ये स्टूडेंट पास है, बाकी दोनों फेल है। अच्छा, अब इससे सीखने को क्या मिला? इससे सीखने को ये मिला कि उस स्टूडेंट को उसने ट्रेनिंग इस कदर दी थी कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है मंजिल नज़र आ रही थी, आसपास का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अगर आप वाकई सीरियस हैं
तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आप पेपर में क्या कर सकते हैं, खुद को साबित कर सकते हैं, खुद को साबित नहीं कर सकते, या आपने सिंपल ये देखना है कि रश कितना होगा, कितने कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग जो है अपीयर होने के बाद क्या ये तो नहीं सोचेंगे कि मैं पास या फेल हो जाऊं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि आपने उस टेस्ट को क्रैक करना है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मैं पहले बता रहा हूँ, जो पहले भी जजेस बने वो भी आप ही की तरह ला के स्टूडेंट थे, और हो सकता है कि ऐसे भी स्टूडेंट हो कि जो इनको आपसे कम ही ला आता हो। इस दुनिया में अगर आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो खैर इंशाल्लाह 5 अप्रैल से हमारी क्लास जो स्टार्ट हो रही है। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो गिवन नंबर पर कांटेक्ट करें।